सर्वप्रथम आज 1857 के अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी की शहादत के शहीदी दिवस पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। शहीद गुलाब सिंह सैनी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। शहीद भूरा वाल्मीकि जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे जन जन के प्रिय हम सबके भावी मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदय भान जी और हिंदुस्तान की राजनीतिक आकाश पर चमकने वाले सबसे चमकदार सितारे और हम सबके नेता हमारे भाई रोहतक से सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं हृदय की गहराइयों से इस कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, मैं आपका वंदन करती हूं। हमारे भाई नीरज शर्मा जी विधायक, हमारे भाई विजय प्रताप जी, हमारे भाई माननीय रघुवीर तेवतिया जी, श्री लखन सिंगला जी, श्री जेपी नागर साहब, हमारे बहुत ही कूल, शांत, प्रसन्नचित और सबको साथ लेकर चलने वाले फरीदाबाद लोकसभा के कोऑर्डिनेटर विधायक चौधरी आफताब अहमद जी और सम्मानित मंच का मैं अपने सामने बैठे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ताओं का और अपने प्रेस के बंधुओं का हृदय की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बारंबार अभिनंदन करती हूं। सन 2014 से इस देश में, इस प्रदेश में झूठ की और लूट की राजनीति चल रही है। 2014 से जो जुमले दिए गए, जो झूठे वायदे किए गए, जो स्लोगन दिए गए, जो नारे दिए गए, उससे हमारे भोले भाले लोग इनकी बातों में आ गए और ये सत्ता हथिया कर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के पापी लोग, क्योंकि 10 साल से इन्होंने ना कोई वायदा पूरा किया, ना अपने असली मुद्दों को उठाया। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते रहे। जनता के मुद्दे, जनता के असली मांग वो तो गौण हो गई, खत्म हो गई, हवा में उड़ गई और रह गया क्या? सिर्फ झूठ और फरेब और भावनाओं को भड़काने की राजनीति। इस देश ने, इस प्रदेश ने सुशासन की बात करने वालों की घोटालों की सरकार देखी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। भाइयों बहनों, 10 साल में हमारे हरियाणा प्रदेश ने 5-5, 6-6 बार हिंसा का सामना किया है। जब से हरियाणा बना सन 2014 तक इस प्रदेश का रिकॉर्ड रहा, यहां हिंसा नहीं हुई, दंगे नहीं हुए, लेकिन इस आताताई सरकार ने कई बार दंगे करवाए। 10 साल में 10 बार निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। कभी किसानों पर बॉर्डर पे लाठीचार्ज हो रहा है, कभी टीचरों पे लाठीचार्ज हो रहा है, कभी सरपंचों पे लाठीचार्ज हो रहा है, कभी हमारे छोटे मोटे भाई अपनी आवाज उठाने वाले उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो 10 साल में लगातार धरनों, प्रदर्शनों, आंदोलनों से इस देश प्रदेश की जनता गुजरी है और इन्होंने अपमान किया है हमारे देश के किसानों का, हमारे देश की बहनों का, खिलाड़ियों का, जो दिल्ली में घसीट घसीट कर थानों में ले जाई गई, उन्हीं का शोषण हुआ, उन्हीं का मान मर्दन हुआ, उन्हीं को घसीटा गया।
ये हिंदुस्तान की नारी तुम्हें माफ नहीं करेगी। और आज जो एक मंत्री संदीप सिंह सत्ता में बैठा हुआ है, जो शोषण का आरोपी है, उस शोषण के आरोपी संदीप सिंह मंत्री को आज भी खट्टर सरकार ने हटाया नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से ये महिलाओं से वोट मांगने जाएंगे। इसी तरह बेरोजगारी में हमारे नौजवान भाई दर दर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है पूरे हरियाणा को। पूरे हरियाणा में हमारे लोग फौज में जाते थे, आज फौज का भी इन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया है। 4 साल की नौकरी कर दी, फौज को कमजोर करने का काम किया है। हमारे फौजी भाइयों के परिवार इनको कभी माफ नहीं करेंगे। आज खट्टर साहब बात करते हैं सुशासन की और ईमानदारी की। जब भी ये बात करते हैं मुझे तो इनके घपले घोटाले याद आ जाते हैं, चाहे वो माइन घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो पेपर लीक घोटाला हो, चाहे वो खाद का घोटाला हो, चाहे वो दवाई का घोटाला हो, चाहे वो नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला हो। जब ये बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा खट्टर मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि लाख यत्न कर ले दुनिया, ये तो मजे ही लूटेंगे। लाख यत्न कर ले दुनिया, ये तो मजे ही लूटेंगे। रिश्वत लेकर पकड़े गए थे, रिश्वत देकर छूटेंगे। आज नगर निगम के सारे रिश्वतखोर भ्रष्ट लोग जमानत करके बाहर घूम रहे हैं, और हमारे भाई नीरज शर्मा जो कपड़े उतारकर इतने दिन तक घूमते रहे कपड़ा लपेटकर, आज वो भी संतुष्ट नहीं है। पूरे हरियाणा की जनता इन भ्रष्टाचारियों को देख रही है। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी तो आदरणीय हुड्डा साहब ने बनाया। जब वो मेट्रो लेकर आए बल्लभगढ़ तक, जब इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, जब इन्होंने YMCA को यूनिवर्सिटी बनाया, जब हाईवे के सारे पुल बनवाए, जब इन्होंने रेनीवेल की 600 करोड़ की योजना से जिले के पानी का प्रबंध करके दिया, जब सड़कें बनवाई, जब सीवर डलवाई, जब नालियां बनवाई, जब पार्क बनवाए, और सारी संस्थाओं को आदरणीय हुड्डा साहब ने प्लॉट दिए। हर विधानसभा में आपने कई प्लॉट दिए हैं, खट्टर सरकार ने 1 इंच कोई जगह दी हो तो मुझे बताएं। आज हर तरफ सीवर जाम, सड़कें जाम, पानी नहीं आता, बार बार बिजली के यहां कट लगते हैं। उन समस्याओं पे किसी का ध्यान नहीं है। हम आज बड़कल विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, हुड्डा साहब को ध्यान होगा, सर आपने और हमने बैठकर अंतर्राष्ट्रीय मैच नाहर सिंह स्टेडियम में देखा था, जब लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे, और उसके बाद आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच तो दूर, उस स्टेडियम की हालत इतनी बदहाल हो गई है कि वहां जाते हुए भी शर्म आती है। कूड़े कचरे का ढेर बनाकर रख दिया है इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को। आज यहाँ के लोग नेता भाजपा के चिल्ला कर 10 साल से बोल रहे हैं बड़कल झील भरवाएंगे, बड़कल झील भरवाएंगे। आज चुनाव आ गया, भैया झील नहीं भरी, झील नहीं भरी। ये तो जब सत्ता से चले जाएंगे तभी हमारे भाई विजय प्रताप झील भरवाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे, रजिस्ट्रियों के नाम पे इन्होंने लोगों की लाइनें लगवा दी हैं। पैसे ले लेकर ये लोग ठीक कर रहे हैं। और माननीय हुड्डा साहब ये तो कहते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इनके तहसीलदार, इनके SDM तो 24 घंटे काम करते हैं। दिन में रजिस्ट्रियां नहीं होती, रात में तहसील में चले जाओ, लेट नाइट तक लाइटें जगी रहती हैं, अफसर बैठे रहते हैं, 2 नंबर के तरीके से रजिस्ट्री करवाते हैं, और पैसे ले लेकर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो वायदा किया है उसके हम कायल हैं। हरियाणा की जनता आपकी तरफ नजरें गड़ाकर देख रही है कि जब आप आएंगे तो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी को खत्म कराएंगे।
बीपीएल के कार्ड बहाल करवाएंगे, बुढ़ापा पेंशन बहाल करवा के 6,000 रुपए करेंगे। इनका तो सिर्फ एक तरीका है, एक फॉर्मूला है सत्ता में आने का, अंग्रेजों जैसा फूट डालो और राज करो। ये सिर्फ लोगों को तोड़ के राज कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक राजनीति इस देश में चल रही है कि अपने सामाजिक ताने बाने को, अपने भाईचारे को छिन्न भिन्न करके, तोड़ के, इस देश की नींव को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आना चाहती है। हमें इनको पहचानना होगा और मैं अपने भाई, अपने नेता श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का विशेष धन्यवाद करना चाहती हूं। एक बात के लिए ये कि आप पूरे हरियाणा में किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहली बार आए हैं। आप तो बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं, क्योंकि आप जहां जाते हैं लाखों की भीड़ जुट जाती है, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज हरियाणा के लोग अगर किसी एक नेता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसी एक नेता पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो वो एक नेता हैं हमारे भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूं, मैं यही कहना चाहती हूं अपने भाई के लिए और अपने साथियों के लिए कि साथियों, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें वो खून चाहिए। अरे साथियों, आसमान भी जमी पर आ जाएगा, बस आपके इरादों में कामयाबी की धुन चाहिए। साथियों, अपने से मत हारो। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस का नुकसान करती है। आप अपने से मत हारो, एकजुट हो जाओ और इस संघर्ष के महायज्ञ में अपनी आहुति दो। मिलकर इस भाजपा सरकार को नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि अब तरह तरह के प्रपंच शुरू हो गए हैं। कहीं कोई मॉडल बट रहा है, कहीं चावल बट रहे हैं, कहीं कैलेंडर बट रहे हैं, कहीं मिठाई बट रही है। तो हमें इन चीजों से भटकना नहीं है, बहकना नहीं है। हमें जनता के असली मुद्दे उठाने हैं, जनता की दुखती हुई रग पे मरहम लगाना है, हाथ से हाथ जोड़ना है। और अंत में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगी कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर नगर, हर डगर, हर गली, हर गांव में, हर तरफ हाथ लहराता हुआ हर शख्स चलना चाहिए। और इस बार हरियाणा में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधान जी चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में हर तरफ जीत का शंखनाद बजना चाहिए, शंखनाद बजना चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पृथला से विधायक रहे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी से वो आए और अपना और मैं माजरत चाहूंगा, बहुत से साथी हमारे बोलना चाहते थे जिन्हें वक्त की वजह से हम बुलवा नहीं सके। मैं अब अनुरोध करूंगा चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी से वो आए और अपना जो संदेश दें। आज फरीदाबाद जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे सभी के नेता मुख्यमंत्री रहे और आने वाले मुख्यमंत्री, छत्तीस बिरादरी के नेता, सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही कर्मठ, मिलनसार हमारे हरियाणा प्रदेश के
हमारे बड़े भाई प्रधान चौधरी उदयभान जी हरियाणा के ही नहीं पूरे देश के युवाओं के दिलों की धड़कन, बहुत ही संघर्षशील मिलनसार हमारे भाई सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री भाई आफ्ताब अहमद जी, हमारे फरीदाबाद से एकमात्र विधायक पंडित नीरज शर्मा जी, हमारी बहन शारदा राठौर जी, हमारे बडकल से बहुत ही संघर्ष जुझारू चौधरी महेंद्र प्रताप जी के लाडले सपुत्र भाई विजय प्रताप जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील और हमारे हुड्डा साहब के हनुमान लखन सिंगला जी, मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, मेरे सामने पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं हमारे हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का हृदय की गहराइयों से फरीदाबाद जिले में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी तरह हमारे हरियाणा के प्रधान चौधरी उदयभान जी का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस देश के युवा नेता जिसने अभी 5 राज्यों के हर एक राज्य में जाकर जहां धुआंधार प्रचार किया और युवाओं ने दिल खोलकर उनको सुना और समर्थन दिया, हमारे युवा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आप सबको मालूम है, हम यहां जो सुनने के लिए आए हैं, अपने भाषण देने के लिए नहीं आए। केवल जो हमारे नेता आए हैं उनको सुनने के लिए आप 3 घंटे से बैठे हुए हैं। आपके और अपने नेताओं के बीच में समय नहीं लूंगा, केवल इतना बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं रोजाना अपने हलके के एक गांव में प्रोग्राम करता हूं और उससे पहल के दिन जो हमारे सांसद हैं, उनकी जो टीम है, टीम दीपेंद्र, वो घर घर जाती है, पहले पूरे गांवों में घर घर जाती है और जब दूसरे दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है तो आदरणीय हमारे जो सबके नेता हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके बारे में जितनी भी बात है विकास की, योग्यता के आधार पर रोजगार की, वो सारी बातें हम वहीं जाके बताते हैं। हमें ज्यादा आज यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं पार्टी के, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करता हूं, बडगल से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े भाई विजय प्रताप जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। हमारे बीच में जिनसे मैं नहीं बुलवा पाया, भाई सतबीर डागर जी, भाई सुंदर नेताजी, भाई तरुण तेवतिया जी, वरुण तेवतिया जी, ईशांत कथुरिया जी, वीरपाल गुर्जर जी, गंगाराम नेताजी, युद्धवीर झा जी, सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। भाई विजय प्रताप जी। जिला फरीदाबाद के कांग्रेस परिवार का जो ये सम्मेलन है, इसके आज के मुख्य अतिथि और हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आज इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हम सबके दुलारे, सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी आफ्ताब अहमद जी, आदरणीय सम्मानित मंच
आदरणीय उपस्थित यहाँ सभी कांग्रेस बंधुओं, पत्रकार और छायाकार बंधु, सबसे पहले मैं उनको कृतज्ञपूर्ण नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। देखिए, मैं सीधे मुद्दे की बात करूं, आज कोई जनसभा रैली नहीं है, ये पूरे जिले की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि सन 2014 से केंद्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार है। बावजूद इसके महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है बेतहाशा, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, टोल टैक्स अगर आप देखें तो 60,000 करोड़ हर साल बटोर लिया जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसके बावजूद भी ना तो विकास के काम हुए, और सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा में जो कर्जा सरकार पे 65,000 करोड़ था सन 2014 में, आज 3.5 लाख करोड़ को पार कर रहा है। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ केंद्र सरकार पर कर्जा है। तो जिस सरकार पे इतना कर्जा हो, 30 लाख का हमारा सालाना बजट है केंद्र सरकार का, जिसमें से 8 लाख तो ब्याज में ही चले जाते हैं, 10-12 लाख सैलरी में चले जाएंगे, बचेगा क्या? लेकिन ये सरकार, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे खट्टर सरकार हो, मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम करती है और असली चीज पे नहीं आने देती। इसीलिए आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो इस पूरे परिवार का मार्गदर्शन करें, किस तरह से हम लोग इस जन विरोधी सरकार का विरोध करते हुए जन कल्याणकारी नीतियां जो कांग्रेस की रही हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करें, अब उनको बताएं। इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप ही वो आवाज़ हैं जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस की विचारधारा सत्ता में आती है। तो सबसे पहले आपको नमन है, पहले भी और अब भी और आगे भी। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय, हम तो सीएम साहब ही कहते हैं, हमेशा ये बैठे हैं, कि हम नेताओं से पहले भी सबसे पहले सम्मान इन कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी बात, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आप देखिए कि 9-10 साल हो गए हैं, बावजूद उसके ये वो लोग हैं जो कांग्रेस की आवाज को आज भी बुलंद किए हुए हैं। और इन्हीं की बदौलत आज ये माहौल है कि आप कहीं भी जाते हैं, पूरे शहर में पहले ही चर्चा हो जाती है और पूरा शहर आपकी तैयारी में रहता है। सभी लोग इस बात को जानते भी हैं कि हरियाणा तभी नंबर 1 था पूरे देश में जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। और आने वाले समय में भी इस कांग्रेस परिवार की वजह से दोबारा ऐसा समय लोग चाहते हैं कि हुड्डा साहब के राज में दोबारा हरियाणा नंबर 1 हो। मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए, बहुत क्योंकि आप 10 बजे से बैठे हैं, बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ, कृतज्ञतापूर्वक आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। फरीदाबाद से एकमात्र विधायक जो चंडीगढ़ की विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत मजबूती से आवाज उठाते हैं, भाई नीरज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भाई राकेश चपराना जी, भाई विजेंद्र आर्य जी, लक्ष्मण चेयरमैन जी, राजेंद्र भामला जी, पूर्व मेयर, सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। पंडित नीरज शर्मा जी। उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर उपस्थित पिता तुल्य हमारे हुड्डा साहब, उदयभान जी, आफ्ताब अहमद जी, और विशेष तौर पर यहाँ आए युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनकी वजह से मैं श्री राम प्रभु की हर जगह जाके कथा भी कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे सबसे पहले कथा सुनने वाले भाई दीपेंद्र हुड्डा जी थे मेडिसिटी हॉस्पिटल में, और वहाँ से ऐसी लगन लगी कि प्रभु राम की कथा की तरफ मन लगा। और भाई ठंड बहुत हो रही है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले 2-4 हमारी पार्टी के नारे लगाओ जिससे कि थोड़ी गर्मी आए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस
तुम संघर्ष करो, हुड्डा साहब तुम संघर्ष करो। साथियों, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहूंगा, क्योंकि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो देखो, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगला राज कांग्रेस का आ रहा है। और हुड्डा साहब, इस सरकार ने तो हमें धोखे में रखा। आपने मेट्रो दी हमें बल्लमगढ़ तक की, पहले फरीदाबाद शहर की थी। बहन शारदा जी ने संघर्ष किया, आपने बड़ा दिल दिखाया। महेंद्र प्रताप जी आपके पास गए, रघुवीर तेवतिया जी गए, हमारे बाबूजी गए। आपने एक झटके में, एक कलम से वो रेल हमारी बल्लमगढ़ तक पहुंचा दी। अब इस सरकार ने तो सिर्फ डीपीआर बनाई है, और वो भी डीएमआरसी वाले चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी डीपीआर के तो पैसे दे दो। डीपीआर भी फाइनल नहीं कर पाए। प्याली चौक है हमारा, उस पे हमने अपना स्टेशन उस डीपीआर में प्रस्तावित कर दिया है, और वो तीनों विधानसभाओं का संगम है। इस हाथ पे भड़कल लगती है, सामने बल्लमगढ़ लगती है, और हमारी एनआईटी 86 की वो एंट्री है। भाई, चंडीगढ़ शपथ लेते के संग पहली कैबिनेट में हमारा काम ये कर देना कि गुड़गामा से फरीदाबाद की मेट्रो चालू हो जाए, क्योंकि अब हमारा शहर फकीराबाद नहीं रहा, कोई उससे भी नीचे का नाम है, वहां चला गया है। चुटाला तो बदनाम हो गया था, पर ये काम भी कर रहे हैं और बदनाम भी नहीं हो रहे। और दूसरा, पीछे हमने स्टेटमेंट सुनी, गडकरी जी ने, हमारे दीपेंद्र भाई इस चीज को उठाएंगे, इन्हीं से हमें भरोसा है। गडकरी जी ने ये हाउस को भरोसा दिया था कि 2-3 महीने के अंदर 50 किलोमीटर में सिर्फ एक टोल होगा, और हमारे यहाँ 50 किलोमीटर में 5 टोल हैं। दिल्ली घुसो पहला टोल, अब संग में गदपुरी पे लगा दिया, होडल में लगा दिया, हमारे यहाँ पाखड़ में लग गया, और एक टोल से दीपेंद्र भाई खुद होके आए हैं। इससे ज्यादा अत्याचार कहीं हो नहीं सकता। और मैं अपनी बात सिर्फ रामायण की एक चौपाई से कह के इस सरकार की आंख खोलना चाहूंगा। बैर न कर सकू कर कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मतलब श्री राम प्रभु के राज में बैर नहीं था, विषमता खो चुकी थी, परंतु इस राज में सिर्फ और सिर्फ बैर है। भाई को भाई से लड़ाने की बात है, इलाके को इलाके से लड़ाने की बात है, चाहे विकास की बात हो, चाहे किसी और चीज की बात हो। ये सिवाय अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। और अंत में मैं सभी साथियों से एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कारण मैं ये आपसे गारंटी ले सकता हूं कि पहली बात, हुड्डा साहब और दीपेंद्र भाई जुबान खोलते नहीं। पूरे हरियाणा में ये बदनामी है कि ये कुछ कहते नहीं, ये कहते नहीं है, कर देते हैं। और जो कह दिया वो समझो पत्थर की लकीर है। इनके बारे में मैं सिर्फ 4 ही लाइन कहूंगा। तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रजगण, कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा, बहे गंगा भी उत्तर को। हिरण खेले मां सागर में, जल की मछलियां तल में, फूलों में ना सुगंधी हो, शीतलता ना रहे जल में। कहा एक बार जो मैंने, वही सत्य वचन होगा, और कसम है प्रभु श्री राम जी की, हुड्डा जी का ना कभी झूठा वचन होगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस आवाज ने, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, चाहे किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, सांसद में हो, कहीं हो, और हरियाणा में कांग्रेस का जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आज चल रहा है और जिसके नायक वो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, मैं आपके बीच में उनको आमंत्रित करूंगा। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए और अपना संदेश आप सब कार्यकर्ताओं को दे। भाई दीपेंद्र सिंह जी। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र
भूपेंद्र हुड्डा, भाई भूपेंद्र हुड्डा, भाई भूपेंद्र हुड्डा, भाई भूपेंद्र हुड्डा, भाई भूपेंद्र हुड्डा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बुलंदियां छू रही है। पिछले एक साल में लगभग 37 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हर रोज़ कोई ना कोई ज्वाइनिंग चल रही है, हर रोज़ कोई ना कोई जनसभा प्रदेश के किसी कोने में दिखाई देती है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं चौधरी उदय भान जी को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं केवल उन्हीं नेतागण के नाम, क्योंकि बहुत से हमारे साथी यहाँ पे अपनी अपनी बात सबने कह दी, सम्मानित मंच और कुछ ऐसे साथी हैं जो अपनी बात यहाँ नहीं, क्योंकि समय के अभाव की वजह से या प्रोटोकॉल में, जैसे हमें बाद में पता चला सीनियर लीडर्स बोलना शुरू हो गए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी बात नहीं कह पाए। मैं उनके नाम जिनको बोलना था लेकिन उनकी हाजिरी आप लगाना, हमारे भाई रिंकू चंदीला जी, बोलना था भाई को, लेकिन सीनियर लीडर्स का क्रम शुरू हो गया और समय की वजह से तो रिंकू चंदेला जी हमारे भाई, उनकी हाजिरी में आपके लगवाना चाहता हूं। हमारी बहन रेनू चौहान जी, हमारे भाई मुकेश भाटी जी, लक्ष्मण तबर जी, हमारे भाई जितेंद्र चंदेलिया जी, हमारे भाई नीरज गुप्ता जी, विजय कौशिक जी, ढालचंद डागर जी, हरिंदर बढ़ाना जी, हमारे पार्षद अनिल शर्मा जी पूर्व पार्षद, ठाकुर भानु प्रताप जी पूर्व पार्षद, बालकिशन वशिष्ठ जी, संजय सोलंकी जी, गजना लांबा जी, विजेंद्र आर्य जी, विजेंद्र भवी जी, हमारे भाई मयंक जी, योगेश गौड़ जी, हमारे आदरणीय योगेश जी, बहुत से हमारे ये वो साथी हैं जिनको, वीरपाल जी, हमारे भाई वीरपाल जी, ये वो सभी साथी हैं जिनको बोलना था। सन्नी बादल जी, इसका भी नाम लिखना भाई, सन्नी का बाद में मेरे को कहेगा। तो सभी ये साथी, इनको बोलना था, इनकी हाजिरी लगवाते हुए मैं लंबी बात ना कह के अपनी, क्योंकि आप हुड्डा साहब को, अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, कोई बहुत लंबी भाषण का आज कार्यक्रम नहीं है। आज मैं धन्यवाद करता हूं फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेतागणों का, कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने मुझे भी याद किया। और मैं समझता हूं कि जो प्रदेश के अलग अलग कोने में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, नेता विपक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, मैं समझता किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में, मैं भाई रोहतक में गया हूं, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में रोहतक, या फिर मैं फरीदाबाद में इस साल आपके इसमें शामिल होने आपके बीच में मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको। मगर उससे पहले हम नमन करना चाहते हैं राजा नाहर सिंह जी का आज, गुलाब सिंह सैनी जी का आज बलिदान दिवस, उनको हम नमन करते हैं। आज चौधरी छोटू राम, सर छोटू राम की भी आज पुण्यतिथि है, उनको भी हम नमन करते हैं, महापुरुषों को नमन करते हैं इस अवसर पे। और आप सबको मैं एक दो बधाई देके अपनी बात रखूंगा। पहली बधाई तो नए साल की, ये 24 का नया साल शुरू हो गया, उसके बाद पहली हमारी मीटिंग है, हम सब मिल रहे हैं। ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए, आपके घरों में खुशियां भर दे भगवान, और हरियाणा में ये नया साल हरियाणा को आगे लेके जाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आए, ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बधाई आपको याद होगा, पिछली सर्दी में, पिछली दिसंबर और जनवरी में फरीदाबाद ने एक इतिहास रचने का काम किया था। आप सब ने इतिहास रचने का काम किया था। भारत जोड़ो यात्रा जब फरीदाबाद पहुंची थी, वर्कर मीटिंग में हम इकट्ठे हुए थे, आप और हम, और उसके बाद यात्रा में आप सब साथ चले थे। कौन कौन साथ चला था, एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन साथ चला था। वो यात्रा ऐसी यात्रा थी कि जब वो टीवी पे टेलीकास्ट हुई तो चंडीगढ़ के अंदर बड़े बड़े सत्ताधीशों को यहां से टेलीकास्ट हुई, सर्दी का मौसम था, बड़े बड़े सत्ताधीशों को, अहंकारी जो सत्ता में बैठे हैं, उनको ज़्यादा
आपकी यहाँ के दृश्य देख के ज़्यादा लगा उनको कपकपी उठी। आपको मैं बधाई देता हूँ। आज उसका 1 साल हो गया, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में वो यात्रा थी हरियाणा में, उस का भी वर्षगांठ हो गया भारत जोड़ो यात्रा का। मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये सरकार, जैसे कि अभी बहुत सी बातें कही गई, मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार जो 2019 में बनी हुई सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, ये लोगों के विश्वास से बनी हुई सरकार नहीं है। ये तो लोगों के से विश्वासघात कर बनी हुई सरकार है। अभी बहुत सी बातें की कि भाई सरकार ने कितना नुकसान कर दिया फरीदाबाद का और हरियाणा का। नुकसान तो करेगी अगर कोई सरकार जनता के विश्वास से नहीं, जनता से विश्वासघात से सरकार बनी है। आप सोचते हो कि मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा इनका 75 पार का नारा था। फरीदाबाद में तो उसका कुछ असर दिखाई दिया, लेकिन पूरे प्रदेश ने उस नारे को उस समय नकारने का काम किया। इस सरकार के, जो पिछली सरकार थी, उसके सारे मंत्रियों को, सरकार में 2 चीजें होती हैं, पार्टी और सरकार, 2 चीजें होती हैं। बीजेपी के 14 में से 12 मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे 2019 में। महेंद्रगढ़ से, चाहे उस समय के शिक्षा मंत्री हों, चाहे रोहतक से सहकारी मंत्री हों, चाहे इसराना से ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हों, चाहे सोनीपत से जो हमारी बहन शहरी विकास मंत्री थी, चाहे वो रही हों, चाहे वित्त मंत्री नारनौन से कप्तान साहब रहे हों, 14 में से 12 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए। लोग इतने दुखी थे इनसे, इतना हरियाणा का नुकसान पहले 5 साल में ही कर दिया था। और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी अल्पमत से जीत के करनाल में गए। पूरे प्रदेश में 2019 में अगर सबसे कम मतदान कहीं हुआ, मात्र 49% वोट पड़ी, 51% लोग वोट ही नहीं डालने गए। सबसे कम मतदान हुआ और सबसे ज्यादा नोटा अगर पे वोट पड़ी तो करनाल में पड़ी। और मैं बधाई देता हूं पूरे प्रदेश में 90 की 90 सीटों में अगर सबसे बड़े बहुमत से कोई विधानसभा में गए तो नेता विपक्ष हुड्डा साहब सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीत के गए। तो भाई एक तो होती है सरकार और दूसरी पार्टी इनके प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी प्रदेश अध्यक्ष थे। लोग इतना बदलना चाहते थे सरकार कि उनकी भी वहां से फतेहाबाद टोहाना से आपको ने देखा, उनकी भी वहां पे जमानत नहीं बच पाई। लोग बदलना चाहते थे, लोगों ने विश्वास से नहीं, लेकिन जेजेपी ने विश्वासघात कर दिया, इनके खिलाफ वोट ली, जाके सरकार बना दी और लोगों से विश्वासघात से सरकार बनी। भ्रष्टाचार के समझौते के आधार पे सरकार बनी। केवल इस आधार पे समर्थन दिया गया कि कितने महकमे किसके पास आएंगे और कैसे जनता को लूटने का काम किया जाएगा। लोगों को कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो रहा है, मगर 5 साल के बाद आपके सामने है, ना तो बुढ़ापा पेंशन 5100 आई और ना ही कोई और हरियाणा में विकास कार्य हुए। स्थिति ये, हरियाणा की जनता से विश्वासघात से बनी हुई सरकार ने जनता के प्रति अविश्वास, इन 5 साल में अविश्वास जनता के प्रति अपना व्यक्त ऐसा किया कि 10 साल में इनके कार्यकाल में हरियाणा में एक भी बड़ी कोई विकास की परियोजना नहीं आई। हरियाणा विकास में पिछड़ गया और आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। बाकी चीजें आपको हुड्डा साहब, उदयभान जी के, लेकिन फरीदाबाद में आप देखो क्या स्थिति है। हम देखते हैं फरीदाबाद, जिस फरीदाबाद में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बनी हो, चाहे उस समय होडल में हमने 4 लेन 6 लेन का फाउंडेशन रखवाया था मथुरा रोड का, मथुरा तक 6 लेन, चाहे मेट्रो बल्लभगढ़ तक लाने की बात हो जो हमारी सरकार में आई, चाहे वो आईएमटी जो औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद में स्थापित कराने की बात हो, चाहे वो बाईपास निकलवाने की बात हो, गुड़गांव तक 4 लेन सड़क गुड़गांव तक जोड़ने की बात हो, ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो और फरीदाबाद को दोबारा से देश के विकास के मानचित्र पर लाने की बात हो। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इन 10 साल में क्या किया फरीदाबाद में। ये ईएसआई मेडिकल कॉलेज आधा किलोमीटर दूर 700 करोड़ की लागत से हमने, हमारी सरकार के समय बनवाने का काम हुआ था। आपने तो 10 साल में इसकी सड़क भी 700 करोड़ से हमने तो अस्पताल बनवा दिया था।
मैं पूछना चाहता हूं उसकी सड़क का क्या हाल है। इन्होंने तो सड़क भी आज तक ठीक से रिपेयर नहीं कराई। गलत तो नहीं मैं कह रहा। ये नाहर सिंह कॉलेज, नाहर सिंह स्टेडियम, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच होते थे, अब तो बाकी प्रदेशों में, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े स्टेडियम बन गए, मैच होते थे। आज उस स्टेडियम को किस तरीके से आज उस अनदेखी का शिकार होना पड़ा। कचरे के ढेर वहां पे दिखाई देते हैं। जल, थल और वायु आपने ऐसा बना दिया फरीदाबाद, पीने के पानी की दिक्कत, सीवरेज की दिक्कत, जल से लोगों पे प्रहार, थल, सड़कें सारी फरीदाबाद की ऐसी दुर्दशा 10 साल की आपकी सरकार के बाद। जल भी, थल भी और वायु में, प्रदूषण में देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण कहीं है तो आज वो फरीदाबाद को नंबर 1 पे आपने ले आए। खट्टर साहब, जल, थल और वायु, 3 तिकोना आक्रमण जनता के ऊपर, और ऊपर से भ्रष्टाचार ऐसा, निगम में 200 करोड़ कहां गए पता ही नहीं चला, फाइलों पे काम हो गए, सड़कें बन गई। भ्रष्टाचार ऐसा, ये अरावली, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अरावली की जमीन बेची जा रही है और फरीदाबाद में गरीब के घर उजाड़े जा रहे हैं। ये स्थिति फरीदाबाद में है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो ये लड़ाई फरीदाबाद को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की बुलंदी पे पहुंचाने की लड़ाई है। और हम संकल्प लेते हैं 6 महीने में हरियाणा में परिवर्तन होगा। हरियाणा के कोने कोने में आप भी देख रहे हो, हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है कि बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये सरकार चारों तरफ हरियाणा में परिवर्तन, सरकार आपकी बनने जा रही है इस साल। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फरीदाबाद वासियों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं फरीदाबाद को अपना भी घर मानता हूं, अपना आप सब कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानता हूं। जितना मैं समझता हूं समय मैं रोहतक में देता हूं उतना फरीदाबाद भी देता हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 9 सीटों में से पिछली बार यहां थोड़ी सी कमी रही, कसर रह गई थी, 9 में से यहां पे इस बार 9 में से कितनी दोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताओ भाई कितने दोगे। देखो ये सही पत्रकार साथियों, 9 में एक बार आप पीछे एक बार वो जो है घुमा के देख, 9 में से कितनी दोगे भाई। देखो ऐसा है कि ये जादू है फरीदाबाद का। ये कह रहे हैं 9 में 9 की 9, मगर उंगलियां कर रहे हैं 10। ये फरीदाबाद का जादू है, यहाँ की 9 सीट 10 का काम करेंगी। तो ये ऐसा जादू फरीदाबाद का है। तो मैं आप सबको एक बार फिर नए साल की जो रूपरेखा अभी आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम को डोर टू डोर कार्यक्रम की रूपरेखा अध्यक्ष जी और हुड्डा साहब के माध्यम से मिलेगी, उस रूपरेखा को हम सब आगे आके क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेतृत्व के धनी। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को अपना दिशा निर्देश दें। चौधरी उदयभान जी। जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, हरियाणा से एकमात्र हरियाणा की किसान मजदूर गरीब की आवाज उठाने वाले सांसद आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे विधानसभा विधायक दल के उप नेता, बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी, हमारे इस पार्लियामेंट से एकमात्र बहुत ही हमारे जुझारू विधायक
पंडित नीरज शर्मा जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी पूर्व विधायक श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी, हमारी बहन जो बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक और सीपीएस रही आदरणीय बहन शारदा राठौड़ जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र से आपके हर समय सुख दुख के साथी, हमारे बहुत ही मजबूत साथी आदरणीय भाई विजय प्रताप जी, हमारे ओल्ड फरीदाबाद से चुनाव लड़े आदरणीय भाई लखन सिंगला जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय श्री अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, हमारे पूर्व मेयर बहुत ही आपके हर समय एनआईटी में हर चीज में आगे रहने वाले आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री जेपी नागर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री गुलशन बग्गा जी, पंडित योगेश गौड़ जी, भाई जगन डागर जी, गिरीश भारद्वाज जी, रामकिशन सैन जी, बहन रेणु चौहान, बहन गजना लांबा जी, रिंकू चंदेला जी, वेदपाल दाइमा जी, सुमित गौड़ जी, आदरणीय भाई राजाराम ठाकुर जी, अनिल नेता जी, भाई नीरज गुप्ता जी, हमारे ललित बंसल जी, कंवर एडवोकेट बालू सिंह जी, भाई बहुत ही हमारे जुझारू साथी मंधीर मान जी, और ललित नागर जी के सुपुत्र और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई बेटे अभिलाष नागर जी, संजय सोलंकी जी, हमारे अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी नेतागण, मंच का संचालन कर रहे भाई रोहताश, सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और प्रभु से कामना करूँगा ये हमारा 2024 पिछली 2023 की गलत यादों को भुलाते हुए ये 2024 हर सबके लिए खुशी लेने वाला हो, खुशी लाने वाला हो, सुख समृद्धि वाला हो, हम आगे बढ़ें, ऐसा ही मैं प्रभु से कामना करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत यहां पर लंबे लंबे भाषण हो चुके हैं। मैं आपसे चंद शब्दों में कुछ बात कहना चाहूंगा। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और आप फरीदाबाद जिले के सभी जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी यहां पर बैठे हैं, चुनाव शुरुआत हो चुका है ये समझिए, और आज जैसी परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ रहा है, ऐसे जुमलेबाजों से और झूठे लोगों से, उसके लिए आपको चुनाव प्रचार की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आप ये संकल्प लें कि हर व्यक्ति अपने घरों पर कांग्रेस का झंडा लगाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कांग्रेस का झंडा लगाएं। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है, जितने भी व्हीकल हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे अपनी 4 पहिए की गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, सब पे स्टिकर लगना चाहिए कांग्रेस का प्रचार के लिए। और सभी जो युवा साथी हैं, जो फेसबुक पर जो सक्रिय रहते हैं, उनको अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करने चाहिए और अपनी जो बातें हैं नेताओं की, वो जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और उसको हमारे यूथ के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों के बात अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अब ये समय आ गया है, तराजू आपके हाथ में है, आप लोगों को बताने की जरूरत है। आपको बताने की जरूरत है कि किस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी। आपके पहले फरीदाबाद और फिर बल्लभगढ़ तक मेट्रो लाइन बिछाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। दिल्ली से गुड़गांव तक की मेट्रो हुड्डा साहब ने की और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक की मेट्रो लाइन हुड्डा साहब ने बिछाई।
4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। जब इनको सत्ता सौंपी थी तो बिजली हरियाणा में सरप्लस देने का काम हुड्डा साहब ने किया था। इनसे पूछो कि क्या इन्होंने एक भी यूनिट का कोई बिजली का कारखाना लगाया? जो ये मेट्रो की बात करते हैं कि झूठे जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब, इन्होंने 26 जनवरी 2021 को ये ट्वीट किया था कि हम फरीदाबाद से और गुड़गांव तक मेट्रो बनाने जा रहे हैं, जिस पे 5900 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसका तो आज तक कहीं भी कोई एक पिलर लगा नहीं। अब घोषणा कर दी हम पलवल तक मेट्रो लेकर के आ रहे हैं। ये अंतर है। इस चीज को, अंतर को आप लोगों ने समझना है। हुड्डा साहब ने 12 यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। फरीदाबाद में चाहे बदरपुर का फ्लाईओवर है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे आपका ग्रेटर फरीदाबाद को बसाने का है, चाहे मेट्रो का है, चाहे YMCA यूनिवर्सिटी बनाने का काम है, ये सब हुड्डा साहब की देन है। हुड्डा साहब ने IMT बनाई थी यहाँ पे फरीदाबाद में। अभी मुझे ज्ञापन मिला है, हमारे कुछ साथी दे रहे थे कि IMT हुड्डा साहब ने बनाई यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि जो हमारी जो फैक्ट्री, जो उद्योग धंधे, छोटे जो कुटीर और लघु उद्योग हैं, उनके लिए प्लॉट काटे गए थे वो इंडस्ट्री लगाने के लिए। और जो रेजिडेंशियल एरिया में आ रहे थे या बाहर थे, उनको जगह नहीं थी, उनको रिजर्व प्राइस पर एक उसमें एक प्रोविजन है कि रिजर्व प्राइस पर उनको प्लॉट देने थे। एक भी किसी भी छोटे उद्योगपति को इन्होंने एक सिंगल प्लॉट देने का काम नहीं किया, बल्कि उस पर बोलियां लगाई। बोली लगा करके और खुले में उसको जो एक लाभ देना था छोटे उद्योगपतियों को, MSME वालों को, किसी को भी कोई भी लाभ नहीं मिला। अब ये बात आप ये देखें कि जो MSME हजारों फैक्ट्री हरियाणा से, कई हमारे फरीदाबाद से चली गई। जब नोटबंदी और लॉकडाउन हुआ था, ये जो कह रहे थे ना रोजगार, कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे। आज हरियाणा में सबसे बड़ी बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर MSME छोड़ के चलेगी और उल्टा जो है लाखों लोगों का रोजगार हरियाणा से इस सरकार ने छीन लिया। इस सरकार ने, मैं मुद्दे की बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। लीला होटल में गुड़गांव एक मेला लगाया था उद्योगपतियों का। सारे NRI बुलाए थे विदेश से। लीला होटल 7 स्टार होटल गुड़गांव में 200 करोड़ रुपया उनकी मेहमान नवाजी पर हवाई जहाज भी अपने भेज करके टिकट लेकर के उनको बुलाया था। और उसमें ये फैसला इन्होंने घोषणा की थी कि हम हरियाणा में 6,19,000 करोड़ का निवेश लाएंगे और 429 फैक्ट्रियां लगेंगी। अब ये बात आप सोचें, इनसे पूछें कि भाई वो 6,19,000 करोड़ कहाँ है और वो 429 फैक्ट्री लगनी थी, वो कहाँ है? फरीदाबाद में एक भी नई फैक्ट्री नहीं लगी। सरकार हमारी आएगी, फरीदाबाद में एक मदर यूनिट भी यहां पर लगाएंगे, जो बड़ी जो फैक्ट्री लगे। कोई यहां पर पूरी तरह से जो फरीदाबाद मशहूर था उद्योगों के नाम से, फैक्ट्रियों के नाम से, लेबर के नाम से, सबसे ज्यादा बुरा हाल इस फरीदाबाद का किया। लेबर का क्या था? आपको पता है कि 1942 में जब गवर्निंग काउंसिल थी, जो अंग्रेज वायसराय की अध्यक्षता में था, उस समय गवर्निंग काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक कानून बनाया था। लेबर लॉ लेकर के आए थे कि कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज्यादा कोई नौकरी कोई मालिक ले नहीं सकता उन फैक्ट्रियों में। उस नियम को भी बदल दिया है। नए जो लेबर लॉ लेकर के आए, उतने ही पैसे में
अब 12 घंटे काम करना पड़ता है, 12 घंटे का काम कर दिया मजदूरों के लिए, और 8,000 रुपया लेबर लॉ बदल दिए मजदूरों के लिए। और किसानों की हालत क्या है वो भी आप बता दी कि भाई किसानों का किस तरह से 13 महीने तक क्या हुआ। कह रहे थे कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। कैसी दुगनी की है? हर चीज महंगी कर दी। आज कुछ किसान भी यहां पे काफी लोग बैठे हैं। आपको बता दूं, अभी इसी महीने 5 जनवरी को फर्टिलाइजर एंड केमिकल डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि जो यूरिया का कट्टा है ना, पहले तो 50 किलो से 45 किलो का करा है, और अब जो है 45 किलो से घटा के 40 किलो का कर दिया है। ये किसानों की आमदनी की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए, कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, लेबर बढ़ गई और किसानों के दाम घट गए। मजदूर की हालत पूरी तरह से तबाह करके रख दी। आप बताओ, इस फरीदाबाद में प्रैक्टिकल बात करो, कम से कम 5,000 झुग्गी, 5,000 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का काम खट्टर सरकार ने किया या नहीं किया? उन झुग्गियों में गरीब आदमी रहता था और उन झुग्गी वालों ने झोली भर भर के वोट बीजेपी को वोट दी थी। आज समझने की जरूरत है, यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है, यह किसान की, मजदूर की, गरीब के नहीं है। इस सरकार को बदलने की जरूरत है। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, गरीब आदमियों को राशन मिलता था, खाली गेहूं और चावल नहीं मिलते थे, दाल भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, सरसों का तेल भी मिलता था और चीनी भी मिलती थी। सब चीज बंद कर दी और फिर भी ये कहते हैं कि भाई ये सरकार गरीबों के, मजदूर के सबसे ज्यादा खिलाफ है। उनका निचोड़ करके इनको सिर्फ एक घुट्टी पिला दो मजहब की, लोगों को नफरत में बांट दो और इनको किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। आज जरूरत है भाई, क्या कारण है? हरियाणा में जिस समय सत्ता सौंपी थी इनको, 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे पार हो गया? आज कोई बच्चा हरियाणा के अंदर जन्म ले रहा है तो अपनी मां के पेट से वो 1,32,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस मोदी ने कही थी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके घर पे छत ना हो, पक्का मकान ना हो। और वो तो पक्का मकान की और भी छोड़ो, भगवान श्री राम की भी कहता है कि इनके लिए मैंने पक्का मकान दे दिया। अरे भाई, तेरी क्या औकात है, क्या हैसियत है, तू भगवान श्री राम को भी पक्का मकान दे दिया? भगवान श्री राम को भी पक्का मकान दे दिया, गरीबों को तो दे नहीं पाया। हरियाणा में 1,38,200 मकान मंजूर हुए थे गरीबों के लिए और 495 करोड़ की ग्रांट की किस्त भी आ गई थी, रिलीज हो गई थी सेंट्रल से, जो खट्टर मास्टर जी ने, खट्टर महाराज ने उल्टी भेज दी कि इसकी जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग का 10,676 करोड़ वापस भेज दिया, जबकि 8,240 स्कूल के कमरों की जरूरत है। हरियाणा में 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1,047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, 326 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है। और स्कूल की भी जो जीडीपी का कम से कम 6% चाहिए, जो ये 2% भी नहीं कर रहे, और 10,676 करोड़ सरेंडर कर दिया, वापस कर दिया। ये सरकार आम आदमी के खिलाफ है। सरकारी स्कूलों में किनके पढ़ते हैं बच्चे? इस प्रदेश के, देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, गरीब समाज के, पिछड़े समाज के वो बच्चे पढ़ते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों का सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आज इस नए साल में, 2024 में, इलेक्शन साल में,
ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जब तक इस सरकार को उखाड़ ना फेंकें, जब तक आप चुप नहीं बैठोगे, इस सरकार का बदलने का संकल्प लेते हो तो दोनों हाथ उठा करके अपना समर्थन दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत करनी थी, समय बहुत देर से आप बैठे हो, बहुत बातें रह गई हैं, लेकिन मैं, क्योंकि आप हुड्डा साहब को भी अब सुनना चाह रहे हैं, हमारी सरकार आने पर हम क्या करेंगे, ये सारी बातें हुड्डा साहब आपके समक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के हमारे अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी की आज 166वीं बलिदान दिवस पे जिला कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक प्रतीक राजा नाहर सिंह के उनके बलिदान दिवस के मौके पे आज यहाँ प्रदान कर रहे हैं। आप सबसे उनका है कि उनके अमर शहीद के लिए हम उनको खिराज अकीदत और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा आपके बीच में जिनका आपका पिछले 5 घंटों से इंतजार था और जिन्होंने 10 साल के राज में कांग्रेस को और फरीदाबाद को जो दिशा दी, आज हम कह सकते हैं कि फरीदाबाद का विकास अगर किसी अकेले शख्स के नाम है तो वो नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मैं आमंत्रित करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो आए और आपको अपना संदेश दें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आज राजा नाहर सिंह जी का शहीदी दिवस है, तो उनको नमन सबकी तरफ से, और सभी उपस्थित जीवी हैं उनको मेरे तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। उनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और यहाँ हमारे इंचार्ज आफ्ताब अहमद जी, विधायक जी दीपेंद्र हुड्डा जी एमपी साहब, और यहाँ से विधायक नीरज शर्मा जी, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी, पूर्व विधायक शारदा राठौर जी, हमारे साथी लखन सिंगला जी और हमारे बड़े भाई महेंद्र प्रताप जी के सपुत्र विजय प्रताप जी और राजकुमार वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक कुरैशी जी, अशोक अरोड़ा जी और हमारे पुराने साथी जेपी नागर जी, गुलशन बग्गा जी, योगेश गौड़ जी, जगन डागर जी, गिरीश भारद्वाज जी, रेणु चौहान जी, रामकिशन सैन जी, सुमित गौड़ जी, रिंकू चंडेला जी, वेदपाल दायमा जी और राजा राम ठाकुर जी, अनिल नेता जी, मान साहब और नागर साहब, संजय सोलंकी जी, रोहित सिंगला जी व उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं। देखिए, आज यहाँ अब आए हैं अपने कार्यकर्ताओं साथियों से विचार विमर्श करने के लिए और आगे क्या करना है हमारे को। बातें हमारे से पूर्व वक्ताओं ने, अध्यक्ष जी ने, सांसद जी ने और जितने साथी बोले तफसील में बताई कि आज हमारा हरियाणा कहाँ जा रहा था, आज कहाँ पहुँच गया। मैं समझता हूँ कोई आपको बताए ना बताए, फरीदाबाद के लोग बहुत समझदार हैं और वो भुगतभोगी हैं। वो स्वयं समझते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हरियाणा और फरीदाबाद कितनी तरक्की कर रहा था, आज कैसे पिछड़ गए। मेरे को भी तकलीफ इस बात की है
कि 2014 में जब हमारी सरकार गई तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था हमारा हरियाणा। आज किस चीज में नंबर 1 है? 14 से 22 तक 9 साल में आज हमारा प्रदेश नंबर 1 है। बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में देश के ऊपरले 2-3 प्रदेश तक पहुंच गया। और खेल खिलाड़ियों की तो आपने देखा, हमारी बहनें, हमारी बेटियां किस तरह घसीटी गई वहां जंतर मंतर पे, आप देख रहे हैं। तो ये परिस्थिति है हरियाणा की। इस बात की मेरे को तकलीफ है। और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हमने देखिए बिजली के कारखाने लगाए 4 और 5वां लगाया उसका न्यूक्लियर का। और सारा 66 से लेकर 1966 से लेकर 2014 तक कुल हरियाणा पे कर्जा 70,000 करोड़ था, जिसमें हमने बिजली कारखाने भी लगाए और भी यूनिवर्सिटियां भी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। और आज 14 से लेकर 22 तक, 23 तक, 24 आ गया, 24 तक कितना कर्जा हो गया? 4.5 लाख करोड़। भाई कोई दिखा, कोई काम बता सकते हैं क्या हरियाणा में एक भी मेट्रो का पोल इन्होंने बढ़ाया, कहीं लगाया? जहां हम छोड़ गए थे वहीं है। एक भी कहीं रेलवे लाइन बनाई है? एक भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? एक भी कोई ऐसा काम किया हो जो मैं कह सकूं कि हाँ ये तो अच्छा काम किया? क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार। आज आप देखिए इतना भारी भ्रष्टाचार है हरियाणा में, हर वर्ग परेशान है। आज मजदूर लगाओ, किसान लगाओ, व्यापारी लगाओ, कर्मचारी लगाओ, शहरी लगाओ, ग्रामीण लगाओ, हर वर्ग इनसे परेशान, इस सरकार से विमुख हो चुका है। अब सवाल इस बात का है कि आप सब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है और सारा जो है लड़ाई आपने लड़नी है। जब कोई फौज युद्ध में जाती है तो भाई पूरी तैयारी करके जाती है, अपना सारा असला बारूद जो भी है सामान लेके जाती है, युद्ध में उतरना है। तो आज से भाई तुम भी युद्ध में उतर जाओ, युद्ध चालू हो गया है। जितने मेरे साथी हैं मैदान में उतरो और मैदान में उठे बताओ लोगों को भाई क्या है। और ये भी बता सकते हैं, लोग आपसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं। देखिए हमने तो जो कहा वो किया। अब पूछ सकते हैं भाई इनने तो हरियाणा पिछाड़ दिया, आज जो पहले नंबर पे था आज 14वें पावदान पे आ गया हमारा प्रदेश। तो अगर हरियाणा पिछाड़ दिया तो आप क्या करोगे? आपकी सरकार आ गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो क्या करोगे? तो आप घर घर ये बताओ कि अगर हमारी सरकार आ गई तो भाई बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपया करेंगे। और गरीब आदमी के लिए जो 100-100 गज के प्लॉट हमने 3,82,000 दिए थे, इन्होंने स्कीम बंद कर दी हो, वो फिर चालू करेंगे भाई, मकान बना के देंगे। गरीब बच्चों का वजीफा जो एक कलम से हमने 20 लाख बच्चों को, हरियाणा प्रदेश पहले था जो पहली से वजीफा देते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे, उसके बाद इन्होंने उसको, वो अब तक कच्चे बैठे हैं। तो ये क्या करेंगे? समझे? हम क्या करेंगे? हम जितने ये कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा के मेट हैं, जो इस किस्म के हैं, उनको भाई पक्का करेंगे हम, ताकि आगे करें। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो एक चला दिया निगम रोजगार के, कौशल रोजगार निगम, और उसमें क्या करते हैं, आज भी आया हुआ है बयान मुख्यमंत्री जी का
कि भाई वो 41 किस्म की नौकरियां एडवर्टाइज कर रहे हैं बाहर विदेशों में भी। कौन से देशों में? इजराइल में, जहां युद्ध छिड़ी हुई है, यूक्रेन में, जहां से मुश्किल से अपने आदमियों को लेके आए हैं, वहां भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं, उनकी एडवर्टाइज कर रहे हैं। और कच्ची नौकरी, रोजगार उसमें निगम में कच्ची नौकरी है, ना उनकी पेंशन है, ना नौकरी पक्की है, और कहेंगे हमें इतनी नौकरी दे दी, और ना रिजर्वेशन है उनमें। लूट मचा रखी है, अपनी मर्जी के भर्ती कर रहे हैं, ना कोई मेरिट है, जिसको मर्जी लगा लो ये रोजगार निगम के बहाने से। जिस तरह कच्ची नौकरी, हमारे हरियाणा का हमारे गौरव था भाई, हम फौज में बहुत भर्ती होते थे। फौज का भी ये अग्निवीर अग्निपथ लगा के क्या किया, 18 साल का बच्चा दाखिल होगा, भर्ती होगा फौज में, और 22 का घर आ जाएगा। 4 साल में 21 साल से कम शादी नहीं हो सकती, और जो 21 साल का हो जाएगा और लोग पता है उसको 22 साल का घर आएगा, तो कौन उसकी सगाई करेगा भाई बताओ? नौकरी नहीं। तो ये मतलब हमारे युवाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है, युवाओं के भविष्यों के साथ। तो ऐसी सरकार से तो भाई चलता करना आपको। कर्मचारी जगह जगह बैठे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। मतलब मेरे समझ से बाहर है। आज ऐसी परिस्थिति कर दी हरियाणा की, आज अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, 50% से ज़्यादा तो जितने मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी हमारे समय के बने हुए हैं, पोस्टें खाली हैं। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर कैसे प्रगति करेगा? कहाँ से हम आगे जाएंगे? अब ये यहाँ सभी साथियों ने मांग रखी कि भाई फरीदाबाद से गुड़गांव तक मेट्रो, इनने तो एक पोल नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो हम ही लेके आएंगे भाई, ताकि और देखो बल्लभगढ़ तक तो आ गई थी, अरे आ गई थी बल्लभगढ़ तक तो हमारे समय में आ गई थी, और हमारी स्कीम थी पलवल तक ले जाने की, तो वो भी पूरी करेंगे भाई अपनी पलवल तक आगे। तो इस तरह बहुत सारे ये 300 यूनिट बिजली और हाँ, सिलेंडर गैस। हाँ, तो ये बहुत सारे काम जो करने हैं। और आज से पूछे क्या करोगे भाई? हम करेंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गरीब आदमी को, और हमारी बहन बेटियां जो गैस पे खाना बनाती हैं, गैस के सिलेंडर 2014 में 400 रुपये था, अब 1150 हो गया, तो 500 से ज़्यादा 500 कीमत रखेंगे। इस तरह बहुत सारे काम हैं। और ये परिवार पहचान पत्र, ये जो है पेंशन कार्ड स्कीम बना रखी है, इनसे चलता करेंगे। पोर्टल सरकार हो गई है, अगर पोर्टल से सरकार चलनी है तो क्या कहाँ मंत्रियों की जरूरत है, कहाँ अधिकारियों की जरूरत है, कहाँ किसकी जरूरत है? तो ये है। तो एक बात शुरुआत अच्छी हो गई। देखिए बता देता है, जब हवा बदलती है ना, बदलती है। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी थी ना, कल ही नतीजा आया है, वहां का मंत्री हार गया, तो कांग्रेस तो आ रही भाई, ये जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। और आपको कल जो हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग है, चंडीगढ़ में हमारी मीटिंग है सारी कांग्रेस पार्टी की, तो कल से हम रूपरेखा तैयार करेंगे। कांग्रेस घर घर कांग्रेस, तो आपको घर घर जाना है, कांग्रेस का प्रचार करना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप